Good morning, students. In our last class, we have studied Newton's first, second, and third laws of motion, and also we have studied the impulsive force. Right now, we are going to discuss some of the conceptual questions that are based on Newton's first, second, and third laws of motion, as well as on the impulsive force. Okay, that all the things we are going to discuss here today. So first of all, we are going to discuss the questions that are based on the inertia of rest. So first question is, if a motor car at rest suddenly starts moving, a man sitting in it falls backward. अगर कोई पर्सन एक कार में बैठा हुआ है और वो कार सडनली स्टार्ट हो जाती है, सडनली चलने लग जाती है, तो वो जो पर्सन कार में बैठा है उस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, राइट। और जब भी हम कार में बैठेंगे और कार सडनली चलने लग जाएगी तो हम पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा। तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट फोर्स, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। द रीज़न फॉर दिस इज दैट on sudden start of a motor car, the lower portion of the body of the man sitting in it, being in contact with the car, starts moving, while the upper portion remains at rest due to its inertia of rest. Therefore, on a sudden start of the car, the passenger experiences a jerk in backward direction and falls. तो जैसे ही कार चलना स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो कार के साथ कांटेक्ट में रहता है, राइट। तो जैसे ही कार चलना स्टार्ट होगी तो हमारा जो लोअर पार्ट है वो मोशन में आ जाता है, राइट। मतलब वो भी मूव करने लग जाता है, जबकि जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट है वो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहेगा उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो चीज़ें रेस्ट में हैं वो रेस्ट में ही रहना चाहती हैं। इसीलिए हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। लेकिन सिंस हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो मोशन में आ गया है कार के साथ, तो इसीलिए जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट है वो रेस्ट में नहीं रह पाएगा और उस पर एक फोर्स लगेगा जो कि उसको पीछे की तरफ पुल करेगा, एंड ही फील्स द फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न कि जिसके कारण हमको पीछे की तरफ एक धक्का लगता है जब कार सडनली स्टार्ट होती है। नाउ एक और क्वेश्चन समझते हैं इसी पर बेस्ड। इफ़ द कार्ड इज़ प्लेस्ड ऑन अ ग्लास टम्बलर and a coin is placed on the card. On giving a sudden push to the card, the coin falls into the tumbler. अगर हम एक ग्लास टम्बलर माने, एक ग्लास का कांच का एक ग्लास या कांच का एक कप जैसा कुछ माने, और उसके ऊपर मैं एक कार्ड रख दूं, राइट। ये एक कांच का गिलास, उसके ऊपर मैंने एक कार्ड रख दिया और उस कार्ड के ऊपर मैंने एक कॉइन रख दिया, राइट। अब मैं अगर इस कार्ड को सडनली पुश करता हूँ, सडनली उसको खींचता हूँ, तो क्या होगा, ये जो कॉइन है वो नीचे ग्लास में आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। The reason for this is that initially both the card and the coin are at rest. स्टार्टिंग में कार्ड और कॉइन दोनों रेस्ट में हैं। When the card is given a quick jerk, it starts moving, but the coin remains at rest. और जैसे ही आप कार्ड को एकदम से जर्क देते हो, एकदम से उसको एक खींचते हो, तो क्या होता है कि जो कॉइन है वो तो रेस्ट में ही रहता है, लेकिन कार्ड जो है वो मूव होने लग जाता है, राइट। सो जो कॉइन है वो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहेगा और वो उसी पोजीशन पर रहेगा, और जब हम वहाँ से कार्ड हटा देंगे तो जो कॉइन है, जब हम कार्ड को अवे मूव कर देंगे, मतलब कि दूर हटा देंगे, तो उससे क्या होगा, जो कॉइन है वो टम्बलर में गिर जाएगा, क्योंकि कॉइन अभी भी अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहेगा और वो रेस्ट में ही रहेगा और फिर वो ग्लास में गिर जाएगा, राइट। नाउ द डस्ट इज मूव्ड व्हेन अ ब्लैंकेट इज बीटन बाय अ स्टिक। अगर हम एक ब्लैंकेट को बीट करें स्टिक से तो क्या होगा, वहाँ से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो निकलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम एक ब्लैंकेट को बीट करते हैं स्टिक से,
तो उस ब्लैंकेट में से डस्ट पार्टिकल्स हमको निकलते हुए दिखते हैं. So this is so because initially both the blanket and the dust particles settled on it are at rest. When the blanket is struck by a stick, the blanket set into motion. स्टार्टिंग में क्या है, जो ब्लैंकेट और डस्ट पार्टिकल्स हैं वो दोनों रेस्ट में हैं, राइट. लेकिन जैसे ही आपने ब्लैंकेट को स्टिक की हेल्प से स्ट्रक करने स्टार्ट किया तो जो ब्लैंकेट है वो मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहेंगे और वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहेंगे, राइट. जिसके कारण जब हम उसको स्टिक करेंगे तो वो रेस्ट में नहीं रह पाएंगे और वो ब्लैंकेट से बाहर आ जाएंगे ड्यू टू द फोर्स बीइंग अप्लाइड बाय द स्टिक ऑन द ब्लैंकेट, राइट. और इसी कारण से जो डस्ट है वो रिमूव हो जाता है जब हम स्टिक से ब्लैंकेट को स्टक करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, fruit falls down when the tree is shaken. Here students please correct the spelling. The tree is shaken, right? This spelling should be shaken. Okay, so जब हम ट्री को शेक करते हैं तो जो फ्रूट्स हैं वो नीचे क्यों गिरते हैं? This is so because on giving jerk to the tree, its branches are set into motion. जैसे ही हमने ट्री को जर्क किया, उसको उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, जो जो ब्रांचेस हैं वो मोशन में आ जाएंगी, जो ट्रीज़ की शाखाएं हैं वो मोशन में आ जाएगी, लेकिन जो फ्रूट्स हैं वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहेंगे अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करते हुए, राइट. सो इस कारण से उन पर एक फोर्स अप्लाई होता है और वो रेस्ट में नहीं रह पाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और टूट कर ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, राइट. सो दिस इज़ द रीज़न वाई जब हम किसी ट्री को जग करते हैं तो जो फ्रूट्स हैं वो नीचे गिरते हैं. अ बुलेट मेक्स होल इन द ग्लास विंडो बट stone cracks it. This is so because the velocity of bullet is very high. तो जब एक ग्लास है, एक ग्लास विंडो है, जो अगर हम उस ग्लास विंडो पे बुलेट फायर करेंगे तो क्या होगा, उसमें एक क्लियर होल बन जाएगा. लेकिन अगर मैं उस ग्लास विंडो पर एक पत्थर फेंकूंगा तो वो जो ग्लास विंडो है वो क्रैक हो जाएगी. तो ऐसा क्यों होता है, ये दोनों चीज़ें क्यों होती हैं? तो सबसे पहले जब आप बुलेट फायर करोगे ग्लास विंडो पे, तो सिंस बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो बुलेट जिस पार्ट पे स्ट्राइक करेगी, ग्लास विंडो के जिस पार्ट पे बुलेट स्ट्राइक करेगी वो मोशन में आ जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट है वो रेस्ट में रहेगा, राइट. इसीलिए जो बुलेट है वो एक क्लियर होल बना लेती है ग्लास विंडो में, जबकि जो स्टोन की वेलोसिटी है वो कम होती है और इसीलिए वो बाकी के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको भी मोशन में ले आता है और इसीलिए जो स्टोन है वो क्रैक हो जाता है. सो सिंस बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा, तो वो केवल उतने ही पार्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनको मोशन में लाएगी और वो पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और बाकी की विंडो एज इट इज़ रहेगी. लेकिन जब स्टोन से हम उसको स्टोन को फेंकेंगे उस पर, तो स्टोन की वेलोसिटी कम है, इसलिए वो दूसरे पार्ट्स को भी मोशन में ले आता है और जो ग्लास है वो क्रैक हो जाता है, राइट. नाउ बेस्ड ऑन द इनर्शिया ऑफ मोशन, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर बेस्ड थे. अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि इनर्शिया ऑफ मोशन पर बेस्ड होंगे. सो द फर्स्ट वन इज, द पैसेंजर्स सिटिंग इन अ मूविंग कार लीन फॉरवर्ड इफ ब्रेक्स आर सडनली अप्लाइड. अगर कुछ पैसेंजर्स कार में बैठे हुए हैं तो वो आगे की तरफ झुक जाते हैं अगर हमने सडनली ब्रेक्स अप्लाई किए हैं तो, राइट. मतलब जब हम किसी कार में बैठे हुए हैं और जो ड्राइवर है उसने सडनली ब्रेक्स अप्लाई किए तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? द रीज़न बीइंग दैट ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द पैसेंजर कम्स टू रेस्ट
with car while the upper portion remain in the state of motion due to its inertia of motion. तो क्या होता है, सिंस हमारी बॉडी का जो निचला हिस्सा है, नीचे का पार्ट है, वो कार के साथ कांटेक्ट में है और जैसे ही कार रुकेगी तो हमारी बॉडी का निचला हिस्सा भी क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा कार के साथ साथ. सो जब हमारी बॉडी का, लेकिन हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो अभी भी मोशन में ही है, राइट. तो इसीलिए सिंस हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट अभी भी मोशन में है, बट वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा और इसलिए उस पर एक फोर्स लगेगा आगे की तरफ, और इसीलिए हमको आगे की तरफ एक फोर्स लगता है और हम आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड हो जाते हैं, राइट. Now, the next question is, if a running horse suddenly stops, the rider falls forward. सेम केस जो अभी हमने कार के केस में डिस्कस किया, सेम चीज़ अगर हम हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और हॉर्स भी सडनली रुक गया तो हम पर आगे की तरफ एक फोर्स लगता है और हम आगे की तरफ लीन हो जाते हैं, राइट. सो ऐसा क्यों होता है? दिस इज सो बिकॉज द राइडर हैज़ इनर्शिया ऑफ मोशन, देयरफॉर ही फॉल्स फॉरवर्ड. हॉर्स जो है वो तो रुक गया, लेकिन राइडर अभी भी अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहेगा और इसीलिए उस पर आगे की तरफ एक फोर्स लगता है जिसके कारण वो लीन फॉरवर्ड हो जाता है. बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप द एथलीट रन फॉर सम डिस्टेंस. अगर किसी एथलीट को एक जंप लेना है तो वो जंप लेने से पहले थोड़ी दूर भागता है, राइट. थोड़ी दूर रन करता है, उसके बाद वो जंप लेता है. तो ऐसा क्यों? सो बाय डूइंग दिस द इनर्शिया ऑफ मोशन हेल्प्स इन जंपिंग थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस. तो जब एक एथलीट कुछ दूर डिस्टेंस तक रन करके और फिर जंप लेता है तो उससे वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है थ्रू इट्स जंप, राइट. A man jumping from a running train falls in the direction of the train. अगर हम एक रनिंग ट्रेन में से कूदें तो हम ट्रेन के डायरेक्शन में गिर जाते हैं. सेम एग्जांपल बस के साथ भी होता है. अगर हम चलती बस में से कूद जाते हैं तो हम मूविंग बस के डायरेक्शन में गिर जाएंगे, राइट. So as soon as the feet of the jumping man come in contact with the ground, then suddenly comes to rest while the rest of the body continues to move in the direction of the moving train. जैसे ही आप चलती हुई बस से या चलती हुई ट्रेन से कूदोगे तो आपके जो फीट हैं वो तो सडनली रेस्ट में आ जाएंगे, चूँकि वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वो रेस्ट में आ जाएंगे, राइट. लेकिन आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो अभी भी मोशन में रहेगा. और किस डायरेक्शन में मोशन में रहेगा? ट्रेन या बस के डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही आपकी जो अपर बॉडी है वो भी मोशन में रहेगी. ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन देयरफॉर द मैन फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन. और इसीलिए जो मैन है वो मूविंग ट्रेन के या मूविंग बस के डायरेक्शन में गिर जाता है. That is why it is advised that while alighting from a running train, the man should run for some distance in the direction of the moving train. और इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप चलती हुई ट्रेन से कूदते हो तो चलती हुई ट्रेन से कूदते समय हमको कुछ दूर भाग लेना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी जो है उसका अपर पार्ट भी मोशन में आ जाए और हमारी बॉडी का लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों मोशन में आने के बाद फिर हम कुछ डिस्टेंस के बाद हम रुक सकते हैं, राइट. तो इसीलिए जब भी हम चलती ट्रेन या चलती बस से कूदते हैं तो ये एडवाइसेबल है कि हम कुछ दूर तक उस डायरेक्शन में भागें जिसमें कि ट्रेन चल रही है. तो उससे क्या होगा कि हमारे फीट सडनली रेस्ट में नहीं आएंगे और हमारी अपर बॉडी को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा रेस्ट में आने के लिए, right? So that we will not fall. If a man throws a coin in the moving train, the coin falls back into his hand. अगर हम ट्रेन में कहीं जा रहे हैं और अगर हमने एक सिक्का उछाला तो सिक्का ऊपर जाने के बाद फिर से हमारे हाथों में ही आता है, राइट. तो ऐसा क्यों होता है? जबकि सपोज़ यहाँ से आपने सिक्का उछाला, सिक्का ऊपर गया और जब तक सिक्का नीचे आएगा तब तक आप ट्रेन के साथ साथ चूँकि आप चल रहे हो तो आपकी जो न्यू पोजीशन है वो ये हो जानी चाहिए, राइट.
तो ऐसा क्यों होता है कि फिर सिक्का ऊपर से नीचे आने के बाद आप ही के हाथों में आता है? सो आफ्टर बीइंग थ्रोन while going up and coming down, the coin continues to move in the horizontal direction with the velocity of the train. तो जब हम एक कॉइन को फेंकते हैं तो वो ऊपर और नीचे जाने के साथ साथ हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा होता है। और किस स्पीड से मूव कर रहा होता है? ट्रेन की वेलोसिटी से। तो जब आपने उसको यहाँ से फेंका और आप यहाँ पर आए तो आपके साथ साथ वो कॉइन भी यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करके आया है। इसीलिए जब हम न्यू पोजीशन पे आ जाएंगे तो कॉइन जो है वो हमारी ही हाथों में गिरेगा, ना कि किसी और पोजीशन पे। बैक इनटू द हैंड ऑफ द पर्सन थ्रोइंग इट अपवर्ड। नाउ कुछ क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर लेते हैं दैट आर बेस्ड ऑन द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पर बेस्ड हैं। फर्स्ट वन इज when a stone is tied to one end of the string is whirled and the string breaks suddenly, the stone slides off along the tangent of the circle. हमने एक स्टोन को एक रोप से टाई कर लिया और फिर हम उसको घुमा रहे हैं गोल गोल। अगर सडनली हमारी रोप टूट जाती है तो जो स्टोन है वो आगे की तरफ फिका जाएगा किसी भी एक डायरेक्शन में, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? सो दिस इज बिकॉज द पुल, प्लीज करेक्ट द स्पेलिंग, दिस इज PULL, ओके? The pull in the string was forcing the stone to move in the circle. As soon as the string breaks, the pull vanishes. तो जब हम एक रस्सी बांधकर स्टोन को घुमा रहे हैं तो स्टोन पर एक पुल, जो सेंटर है उस सेंटर की तरफ उस पर एक पुलिंग फोर्स लग रहा है, राइट? सो जब उस पर एक फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के कारण जो स्टोन है वो सर्कल में मूव करेगा। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रिंग टूट जाएगी तो जो स्टोन है वो अपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहेगा और वो जिस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर था वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और टेंजेंशियली वो आगे निकल जाएगा, राइट? सो अपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए एक स्टोन जिस डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर है, जैसे ही रोप टूटी तो वो उस डायरेक्शन में ही आगे चला जाएगा और अब सर्कुलर मोशन वो नहीं करेगा क्योंकि रोप जो है वो ब्रेक हो गई है, जिसके कारण जो पुलिंग फोर्स है वो भी ख़त्म हो जाएगा, राइट? द रोटेटिंग व्हील ऑफ एनी व्हीकल थ्रोज आउट मड इफ एनी टेंजेंशियली। सेम कंसेप्ट पर ये वाला क्वेश्चन भी बेस्ड है कि जब हमारे व्हील्स हमारे व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं वो रोटेट करते हैं तो वो मड को टेंजेंशियली फेंकते हैं, राइट? टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट वो मड को थ्रो करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन द मड गार्ड ओवर द व्हील्स स्टॉप दिस मड protecting the cloths at sector of the driver of the bike. सो जो मड है वो भी टेंजेंशियली ही फिकाएगा क्योंकि वो भी अपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को मेंटेन करेगा और इसीलिए गाड़ियों में मड गार्ड लगाया जाता है जिससे कि जो मड गार्ड है वो ड्राइवर के क्लॉथ्स या दूसरी चीज़ों पर मड ना जाए और जो मड है उससे उसके कपड़े ख़राब ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखता है। और जो मड गार्ड है वो मड से क्लॉथ्स को प्रोटेक्ट करता है, राइट? नाउ कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं इम्पल्स पर। दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। A cricket player lowers his hand while catching a cricket ball to avoid injury by lowering his hand. जब हम क्रिकेट खेलते हैं और बॉल को कैच करते हैं, राइट? तो जैसे ही हम बॉल को कैच करते हैं तो हम अपने हाथ थोड़े से पीछे की तरफ ले लेते हैं। तो ऐसा क्यों, हम हमारे हाथ पीछे की तरफ क्यों ले रहे हैं, राइट? सो अ क्रिकेट प्लेयर इंक्रीजेज द टाइम इंटरवल इन विच he catches the catch is complete, that is increases the total change in momentum take place in larger time interval and the time rate of change of momentum of the ball decreases.
सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था न्यूटन के सेकेंड लॉ से दैट एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। मतलब अगर मोमेंटम ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, और मोमेंटम कम तो फोर्स भी कम, राइट। सो बेसिकली क्रिकेटर जो क्रिकेट प्लेयर है वो अपने हैंड्स को पीछे क्यों कर रहा है, ताकि जब बॉल उसके हाथों में गिरे तो उसका जो चेंज ऑफ मोमेंटम का टाइम है वो ज़्यादा हो जाए, राइट। तो टाइम जब ज़्यादा होगा तो उससे जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं कि फोर्स और टाइम एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन फॉलो कर रहे हैं। मतलब अगर टाइम ज़्यादा तो फोर्स कम। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे ही वो आप अपने हैंड्स को पीछे की तरफ ले रहे हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और जिसके कारण फोर्स भी डिक्रीज़ हो रहा है। टाइम टाइम बढ़ाने से मोमेंटम में चेंज डिक्रीज़, और उसके कारण फोर्स भी डिक्रीज़, जिसके कारण आप अपने आप को सेव कर सकते हो फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी एंड गेटिंग हर्ट, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आप अपने हैंड्स को पीछे ले लेते हो वाइल कैचिंग अ ball. One is hurt less if it jumps from a certain height on cushion than on hard floor. सेम इसी कंसेप्ट पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि अगर हम किसी हाइट से कुशन पर गिरते हैं या किसी सॉफ्ट सरफेस पर गिरते हैं तो हमको चोट नहीं आएगी या ज़्यादा चोट नहीं आएगी उस एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी हार्ड सरफेस पर, हार्ड फ्लोर पर गिरेंगे तो वहाँ पर हमारे इंजरी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। when when one jumps on the hard floor, the feet immediately come to rest and the time interval of the stopping become small. जब आप हार्ड सरफेस पे गिरे तो आपके फीट जो हैं वो एकदम से रेस्ट में आ जाएंगे, राइट। और इसीलिए जो उनको रेस्ट में आने का जो टाइम इंटरवल है वो कैसा होगा, स्मॉल, जिसके कारण जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कैसा होगा, ज़्यादा। जब टाइम कम तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, और इसीलिए हमको इंजरी हो जाएगी या हमको ज़्यादा हर्ट होगा। और इसी का उल्टा जब आप एक सॉफ्ट फ्लोर पर गिरोगे तो जो आपके फीट हैं वो एकदम से रेस्ट में नहीं आएंगे और धीरे धीरे उनको थोड़ा टाइम लेकर फिर वो रेस्ट में आएंगे, जिसके कारण जो डी टी है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब टाइम ज़्यादा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम, और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम तो फोर्स भी कम, और इसीलिए हम जो इंजरी के चांसेस हैं वो कम होंगे, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न वाई जब हम एक सॉफ्ट सरफेस पर गिरते हैं तो हमको इंजरी नहीं होती है, और अगर हम एक हार्ड सरफेस पे गिरते हैं तो हमको इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट some questions that are based on Newton's third law. While pulling out bucket full of water from a well, if the rope suddenly breaks, the man falls backward. जब मान लीजिए अगर हम कुएं में से एक बाल्टी पानी खींच रहे हैं और एकदम से अगर रोप टूट जाती है, राइट, तो क्या होगा, हम पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन द रोप इज द एक्शन, ऑन द अदर हैंड फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप ऑन द बकेट ड्यू टू इट्स टेंशन इज द रिएक्शन। मैन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है बकेट पे वो एक्शन है, और इसी का उल्टा जब रोप मैन पर उसके टेंशन के कारण एक फोर्स अप्लाई कर रही है तो वो रिएक्शन होता है। बट द रोप ब्रेक्स द फोर्स ऑफ रिएक्शन व्हेन इज हेंस द मैन फॉल्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन जैसे ही रोप ब्रेक होगी तो जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो भी ब्रेक हो जाएगा और केवल फोर्स ऑफ एक्शन लगेगा, और इस कारण से जो मैन है वो नीचे की तरफ वो पीछे की तरफ गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसी
रोप ब्रेक हुई तो फोर्स ऑफ रिएक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ फोर्स ऑफ एक्शन है, जिसके कारण मैन पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा एंड ही फॉल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। नाउ when firing a bullet from a gun, the gunner experiences a backward force. जब हम गन से शूट करते हैं तो जो गनर होता है उस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है। तो क्यों वो फोर्स लगता है, क्या रीज़न होता है उस फोर्स का, ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। द रीज़न फॉर दिस इज दैट ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ द गन पाउडर, the bullet moves in the forward direction with the larger velocity. The backward force acts on the gun, which is equals and opposite to the force which causes the motion of the bullet. जैसे ही आपने बुलेट फायर की तो जो गन पाउडर है उसका एक्सप्लोजन होगा, राइट। और जैसे ही गन पाउडर का एक्सप्लोजन होगा तो उससे क्या होगा, जो बुलेट है वो आगे की तरफ मूव करेगी। और सिंस बुलेट आगे की तरफ मूव कर रही है तो गन पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, और जिसके कारण आप पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा एंड यू विल फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और यू विल फील अ जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड हमने पढ़ा है कि फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू द बैकवर्ड फोर्स, राइट। नाउ the next question is, it is difficult to walk on ice or sand. आइस या सैंड पर चलना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो ऐसा क्यों? As we press the sand or ground in backward direction, this sands get pushed away and as a result we get a small reactional force from the ground. जब हम सैंड पे चलते हैं तो सैंड जो है वो पीछे की तरफ पुश हो जाती है, राइट। और जब सैंड पीछे की तरफ पुश हो जाएगी तो हम पर जो रिएक्शनल फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, कम लगेगा। और सिंस हमारे ऊपर रिएक्शनल फोर्स कम लगेगा तो इसीलिए हमको चलने में डिफ़िकल्टी होगी। और आइस के केस में ऐसा होता है कि आइस के केस में जो फ्रिक्शन है वो हमारे फीट और सरफेस ऑफ आइस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होता है, इट इज़ वेरी लेस। और इसीलिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत कम होता है, और इसीलिए हमको चलने में प्रॉब्लम होती है ऑन द आइस, राइट। So these are some of the conceptual questions that are based on Newton's laws of motion and impulse. These are quite important. Okay, so that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lecture. Thank you.